Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about ratio and proportion in our set A. We will discuss about ratio, and in set B we will discuss about questions of proportion. So moving toward your first slide. In first slide we have question number 1. Simplify the following ratios. You just have to simplify by cutting only one divisor. So first part is रेशो इज़ 40:32। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, हमें कोई ऐसा एक डिवाइज़र चूज़ करना है जो कि सिर्फ एक ही टेबल पे जा रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 4 10s आपके पास 40 आ जाएगा और 4 8s 32 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाता है 10:8। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये किसी एक टेबल से कटिंग हो सकती है तो आपको फर्दर इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे 2 5s 10 होता है और 2 4s 8 होता है। तो 5:4 इज़ योर आंसर। सो मूविंग टूवर्ड योर क्वेश्चन बी, 12:32। अगेन you have to cut with only one multiple of 12 and 32. So we have 3:8. 4 3s are 12 and 4 8s are 32. तो जस्ट ये कटिंग करनी है। रेशो के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो और डिवाइड करते हुए हमें उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ए पार्ट के अंदर 4:12:16 है हमारे पास। अब दोबारा से वही टर्म कि हमें किसी एक नंबर से इसे डिवाइड करना है फुल टर्म को। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो हमारे पास आ रहा है 4:12:16। तो मेरे पास 4 1s 4 होता है, 4 3s 12 होता है एंड 4 4s 16 होता है। तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1:3:4। देन वी हैव सेकेंड पार्ट 25:75:35। अब फिर से मुझे एक नंबर एक ऐसा ढूंढना है जो तमाम का मल्टीपल हो। सो 5 इज़ दैट नंबर। 5 5s 25, 5 15s 75 एंड 5 7s 35। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों रेशो पे डिवाइड हो रहा हो या तीनों रेशोज पे वो डिवाइड हो रहा हो, यानी तीनों नंबर्स पे वो नंबर टेबल उसका जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द रेशियो बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2 एंड द रेशियो बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी इज़ 3:4। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियोज दी हुई हैं। अगर आप चेक करें तो हमारे पास रेशियोज पहले दी हुई हैं A:B। अगर आप इससे चेक करो रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2। यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारी ए और बी की रेशियो है 1:2 और जो रेशियो दी जा रही है बी और सी के दरमियान वो है 3:4। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स थे। पहले 2 बंदों ने कोई बिज़नेस शुरू किया, वो 1:2 पे था कि अगर किसी ने 1,000 रुपये दिए हैं तो दूसरे ने 2,000 रुपये दिए। अगर एक ने 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो दूसरे ने 20 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अगर एक ने 3 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो दूसरे ने 6 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, यानी उससे डबल चल रहा है, 2 टाइम्स चल रहा है, 1:2 पे चल रहा है। इसी तरह कुछ अरसे बाद ए ने डिसाइड ये किया कि वो अब इस इन्वेस्टमेंट को फर्दर लेके नहीं चलेगा। वहाँ पे सी ने ज्वाइन किया बी के साथ और इस इन्वेस्टमेंट को या इस बिज़नेस को आगे लेके चलने की कोशिश की। तो उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो दोनों की इन्वेस्टमेंट 3:4 थी। एक साल के बाद जो उनके पास प्रॉफिट आ रहा है दैट इज़ 20,400। अब हमें ये करना है कि 20,400 को डिवाइड करना है इक्वली तीनों के अंदर, क्योंकि ये साल के बाद हमने प्रॉफिट निकाला है या महीने के बाद निकाला है, जैसे भी टर्म दी गई हो। तो हमने ये कहा कि अगर इसे साल के बाद इसने ये प्रॉफिट निकाला है 20,400, तो हम ये करते हैं कि इसे जब डिवाइड करेंगे तीनों पे तो ए बी सी पे हम चेक कर लेंगे कि तीनों के हिस्सों में कितना कितना शेयर आता है। सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट लिख लेते हो, दैट इज़ 20,400, जो कि हमें यहाँ से मिल गया है। रेशोज़ आर ए और बी की रेशो हमारे पास ये रही, और बी और सी की रेशो हमारे पास ये गिवन है 3:4।
इन तमाम ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें इस तरह से रेशियोज दी जाएंगी और टोटल प्रॉफिट दिया जाएगा और फिर ये कहा जाएगा कि डिवाइड कर दे, मैंने कोशिश ये की है कि एक तरह के क्वेश्चन एक जगह पे हों और सेकंड मेथड के क्वेश्चन एक जगह पे हों। तो हमारे पास तमाम इस तरह के क्वेश्चन पहले हम डील कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी उसी तरह से सॉल्व हो रहे हैं, आपने देख लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं मूव करूँगा तो आपको मैं फर्दर दिखा दूंगा। तो हमारे पास रेशियोज हैं, रेशियोज आर ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:2 एंड बी रेशो सी इज 3:4। हमने यहाँ पे इस तरह से एक टेबल बना लेना है ए रेशो बी रेशो सी के। हमने यहाँ पे लिख देना है ए और बी की रेशो हमारे पास कितनी थी 1:2, मैंने वो यहाँ पे लिख दी। ए के नीचे आ गया 1 और बी के नीचे आ गया 2। इसी तरह बी और सी की रेशो क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में इसने कहा है कि 3:4, तो बी के नीचे मैंने लिख दिया 3 और सी के नीचे मैंने लिख दिया 4 और रेशियो अपनी जगह पे लिख दिया। अब आपको करना क्या पड़ता है यहाँ पे, अगर आप चेक करें तो हमें ये करना पड़ेगा कि 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, पहला डायगनल जाएगा। 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो मेरे पास आंसर आता है 1 3 ज़ा 3, मैंने इस 3 को यहाँ पे लिख दिया। देन स्ट्रेट जाना है अपवर्ड, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 6, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन अगेन डायगनल 2 4 ज़ा 8 और ये मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया 2 4 ज़ा 8। अब ये रेशियोज मेरे पास आ गई है 3:6:8। अब ये कॉमन डिवाइज़र कह लें या इक्वल रखते हुए हमने इनकी ये रेशियोज हमें पता लगी है कि एक ने 3 हिस्से डाले हैं किसी बिजनेस में, दूसरे ने 6 हिस्से डाले हैं, तीसरे ने 8 हिस्से डाले हैं। अब टोटल हिस्से कितने हैं उसके लिए हम सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रेशियो आ रहा है 3 + 6 + 8 दैट विल बी 17। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग इनके शेयर्स बताने हैं कि कितना कितना शेयर एक बंदे को आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा पहली रेशो को टोटल से और देन उसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करो पहली रेशो आपके पास आ रही है 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20,400 से, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कर दिया है। उसके बाद इसका आंसर आ रहा है 3600। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयर ऑफ बी मेरे पास आ रहा था, नेक्स्ट उसकी रेशियो थी 6। टोटल हमारे पास हिस्से कितने थे 17, तो टोटल शेयर्स थे हमारे पास 17, तो मल्टीप्लाई कर दिए टोटल प्रॉफिट से, दैट इज 20,400, आंसर विल बी 7,200। इसी तरह प्रॉफिट शेयर ऑफ सी आपने निकाला, थर्ड रेशो आपके पास थी 8 और टोटल रेशो आपके पास थी 17, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रॉफिट से, दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 20,400, आंसर इज 9,600। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि मैंने एक तरह के क्वेश्चन एक जगह पे सॉल्व कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे कि कितने क्वेश्चन एक तरह से हैं और बाकी कितने दूसरे तरह से हैं। टोटल सेट ए के अंदर हमारे पास 3 मेथड होंगे, 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तमाम सेट ए के। और सेट बी जो है वो पूरा एक ही मेथड चल रहा है। आपको अगर सेट बी में एक क्वेश्चन समझ आ जाता है तो बाकी तमाम समझने आसान हो जाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि पहले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं और फर्दर मूव करते हुए 19 ऑनवर्ड आपके पास 2 मेथड 3 वेरिएबल आ जाते हैं। तो मेथड एक ही है, पहले क्वेश्चन के अंदर 2 वेरिएबल हैं और दूसरे क्वेश्चन के अंदर 3 वेरिएबल हैं। जहाँ तक सेट ए की बात है, यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन उसी तरह से कह रहा है जी डिवाइड करें 17,500 को 3 बंदों के दरमियान जिनके दरमियान रेशियोज थी ए रेशो बी है 4:3 और बी रेशो सी है आपके पास 6:8। तो मैंने ये कहा कि टोटल प्रॉफिट लिख लिया सबसे पहले। टोटल प्रॉफिट लिखने के बाद मैंने ए रेशो बी लिखा और फिर बी रेशो सी लिखा। इसके बाद मैंने ये टेबल बना लिया। उसी तरह से मैंने यहाँ पे रेशियोज लिख ली 4:3 और बी और सी की रेशो है 6:8। अब करना ये है कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई, पहला डायगनल जाता है, 4 6 24 आपके पास आ रहा है और फिर स्ट्रेट जाओगे 6 3 आपके पास आ रहा है 18, तो 6 3 18 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने दोबारा डायगनल मूव करना है। जब डायगनल मूव करते हो तो 3 8 24 आ रहा है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह सॉल्व करते हुए हमने पहले रेशोज़ लिख ली। रेशोज़ आ गई हैं 24 18 एंड 24।
देन वी हैव टू डिवाइड विथ सम नंबर। कोई एक ऐसा नंबर ढूंढें जिस पे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हों। तो मेरे पास आ जाता है 6 4s are 24, 6 3s are 18 and 6 4s are 24. Then we have sum of ratios 4 plus 3 plus 4 is equal to 11। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था कि पहली रेशियो को डिवाइड करना है 11 से, मल्टीप्लाई कर देना है 17,500 से, दूसरी को हमने डिवाइड करना है 3 से, 3 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 17,500, फिर 4 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 17,500। इसी तरह क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:3। ए और बी के दरमियान जो रेशियो डिसाइड हुई वो 2:3 थी। जो बी और सी के दरमियान रेशियो डिसाइड हुई है वो 4:7 है। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹41,000। जो उन्होंने प्रॉफिट गेन किया वो था 41,000। अब हमें इसे 41,000 को तीनों बंदों के दरमियान इक्वली डिवाइड करना है। जब हम इक्वली डिवाइड करने की बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। पहले टोटल प्रॉफिट लिख दिया, दैट इज़ 41,000। फिर मैंने लिख दिया रेशियोज लिख दी हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, और दूसरी मैंने रेशियो लिख दी है बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:7। टेबल बना लेना है। ए रेशियो बी के दरमियान रेशियो डिसाइड हुई थी 2:3, बी और सी के दरमियान रेशियो डिसाइड हुई थी 4:7। पहला डायगोनल जाएगा 2 into 4 दैट इज 8, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे आ रहा है 4 into 3 दैट विल बी 12, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मेरे पास आ रहा है 3 into 7 जो कि मेरे पास आंसर आ रहा है 21, वो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब रेशियोज आ रही हैं 8:12:21। अब 1 मिनट के लिए आप ये सोचोगे कि कोई ऐसा नंबर जो तीनों नंबर पे डिवाइड हो रहा हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, टोटल शेयर्स निकाल लेना है, यानी सम ऑफ रेशियोज निकाल लेना है। तो सम ऑफ रेशियो आपके पास आ रही है 41। अब आपने ये करना है कि 8 डिवाइडेड बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 41,000, फिर 12 डिवाइडेड बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 41,000, फिर 21 डिवाइडेड बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 41,000। तो ये हमारे पास शेयर ऑफ ए आ रहा है 8,000, शेयर ऑफ बी आ रहा है 12,000, शेयर ऑफ सी आ रहा है 21,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जावेद इज हाफ एज ओल्ड एज राशिद। कह रहा है जावेद और राशिद की एज में आधा हाफ का डिफरेंस है, यानी आधे का डिफरेंस है। राशिद इज हैज हाफ एज ओल्ड एज नवीद, और जो राशिद और नवीद की एज में फ़र्क है वो भी आधे साल का फ़र्क है। या फिर ये समझ लें कि अगर एक 1 ईयर है तो दूसरा 2 ईयर है, एक 2 ईयर है तो दूसरा 4 ईयर है। तो इसी तरह फर्दर मूव करते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस इज 105 ईयर। जो तीनों की एजेस का सम है वो हमें दिया हुआ है, टोटल दे दिया है, टोटल एजेस दे दिए हैं 105। इसके बाद हमने ये कह देना है जावेद की एज को हमने ए कह दिया, राशिद की एज को हमने बी कह दिया, और नवीद की एज को हमने यहाँ पे सी से मेंशन कर दिया। इसके बाद हमने क्या कहा, ए और बी, जावेद और राशिद की एज में आधे का डिफरेंस था, तो आधा हम लेते हैं डिवाइडेड बाई 2 करके। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया ए रेशियो बी जो है वो 1:2 में है। इसी तरह जब मैं रीड करता हूँ, राशिद इज एज ओल्ड एज नवीद, राशिद और नवीद की एज में भी हाफ का डिफरेंस है। तो हाफ होता है 1 का, अगर हाफ लेना हो तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे भी 1:2 लिख दिया। अब मेरे पास 2 रेशियोज आ गई हैं, ए रेशियो बी आ गई, बी रेशियो सी आ गई, इसलिए ये क्वेश्चन उसी तरह से होगा जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो ए रेशियो बी रेशियो सी पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये पहला मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद ए और बी के रेशियो के नीचे क्या आएगा 1:2 जो कि मुझे यहाँ पे दी हुई है। फिर बी और सी की रेशियो आएगी 1:2 जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ जब 1 से, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 1, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, पहला डायगोनल जाता है दूसरा स्ट्रेट जाता है, तो ये आ रहा है 2। फिर 2 को मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ 2 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4, मैंने इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो रेशियोज आ रही हैं 1:2:4।
अब पहले ये सोचें कि कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो 1:2:4 ऐसे ही लिख लिया। अब टोटल शेयर्स यानी टोटल रेशियो निकाल लें, सम ऑफ रेशियो निकाला, 1 + 2 + 4 दैट इज 7। इसके बाद वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, 1 डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई टोटल एज, 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल एज, फिर नवीद की एज निकालने के लिए 4 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल एज। तो ये आ रहा है, पहले की एज आ गई आपके पास 15 ईयर, दूसरे की आ गई है 30 ईयर, तीसरे की आ गई है 60 ईयर। अब हमारे पास सेकंड मेथड स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेट ए में हमारे पास 3 मेथड हैं और 3 अगर आपके पास मेथड सॉल्व हो जाते हैं यानी समझ आ जाते हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे, पूरा सेट ए आपको समझ आ जाएगा रेशो का। फिर हम मूव करेंगे प्रोपोर्शन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से है। कह रहा है जी एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाता है और वो कुछ 3 डीलर्स को 3:5:4 के हिसाब से अपने फैंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है। अब आपको ये पता है कि कुछ छोटी शॉप्स होती हैं और कुछ बड़ी शॉप्स होती हैं, कुछ बड़े डीलर्स होते हैं, कुछ छोटे डीलर्स होते हैं। अब जो कंपनी है उसने हमारे पास जो फैंस बनाए वो थे 6000। अब वो ये चाह रही है कि ये 6000 3:5:4 के हिसाब से डिवाइड कर दिए जाएं। तो आपको करना ये है कि टोटल प्रॉफिट लिख दिया, टोटल प्रॉफिट तो नहीं, टोटल स्टॉक आएगा यहाँ पे आपके पास। आपने टोटल स्टॉक लिख लिया यहाँ पे टोटल स्टॉक आ जाएगा ₹6000। रेशियोज आ जाएंगी 3:5:4। इसके बाद आपने निकाल लेना है सम ऑफ रेशियो 3 + 5 + 4 दैट विल बी 12। इसके बाद आपने क्या किया, 3 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6000। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है शेयर ऑफ फर्स्ट डीलर 1500। इसके बाद मैंने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6000 जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 2500। फिर थर्ड निकालने के लिए मैंने 4 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6000 जो कि आपके पास आंसर आ रहा होगा 2000। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, हमने ये देखना है जब तीनों रेशियोज आपको दे दी जाए और फिर आपको कहा जाए डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस प्रॉफिट को या स्टॉक को 3 बंदों के दरमियान, तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अगर 2 अलग अलग रेशियोज दी जाएं तो वो पहला मेथड है, और तीसरा मेथड हमारे पास आएगा जब आपको रेशियो में दिया जाएगा यानी फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आपको रेशियोज दे दी जाएं तो फिर आपको कॉमन डिवाइजर निकालना पड़ता है, दैट इज थर्ड मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 people invest ₹9,000, 6,000, 3,000 respectively in a business. How should they share out profit of ₹900? प्रॉफिट है हमारे पास 900, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें रेशियो नहीं दी गई, टोटल इन्वेस्टमेंट दे दी गई है किसी बंदे की कि वो टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 बंदे 900, 600 और 300। अगर आप ये चेक करो 0 0 से कटिएगा तो आपके पास क्या टर्म रह जाएगी, 9:6:3। अब आप ये चेक करो कि अगर हम इसे किसी एक टेबल से डिवाइड करना चाहें तो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। तो हमारे पास रेशो आ गई है 3:2:1। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है क्योंकि तीनों रेशोज एक ही साथ दे दी गई हैं। हमें क्या करना है कि इनका सम ऑफ रेशो निकाल लिया, फिर हमने ये करना है 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 900। ये आपके पास पहली रेशो आ जाएगी दैट इज 450। सेकेंड रेशो निकालने के लिए, सेकेंड शेयर निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 900, वो आपके पास 300 आ रहा है। थर्ड पर्सन का शेयर निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 900, वो आपके पास आ रहा है 150। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। बाटा शू कंपनी हैज 50,000 पेयर ऑफ शूज and management like to supply these pair of share to 4 whole dealer in the ratio 4:7:9:5। अब हमारे पास 4 डीलर्स मौजूद हैं, चार के दरमियान हमें 50,000
बाटा शूज़ को डिवाइड करना है। क्योंकि चारों रेशोज़ एक ही जगह दे दी गई हैं तो ये इसी तरह से सॉल्व होगा। अब हमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है, रेशोज़ हमें दे दी गई हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। टोटल पेयर्स लिख लिए जो कि मुझे यहाँ से मिल रहे हैं 50,000, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। टोटल रेशोज़ लिख ली यहाँ पे जो कि मुझे मिल रही हैं यहाँ से 4:7:9:5। इसके बाद मैंने क्या करना है, इनका सम निकाल लेना है। सम ऑफ रेशोज़ आ रहा है 25। अब पहले के लिए 4 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 50,000 जो कि आ रहा है 8,000 पेयर। सेकेंड के लिए मैंने क्या किया, 7 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 50,000 जो कि आपके पास आ रहा है 14,000 पेयर। थर्ड के लिए 9 डिवाइडेड बाई टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल पेयर्स जो कि आपके पास आ रहा है 18,000। फोर्थ के लिए हमने 5 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 50,000 जो कि आपके पास आ रहा है 10,000। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है जी कंट्रैक्टर एग्रीड टू मिक्स ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट इन द रेशो 8 रेशो 5 रेशो 3। फिर तीनों रेशोज एक ही जगह दे दी गई हैं। कह रहा है बजरी, रेत और सीमेंट की कुछ मकदार इस तरह से मिलाना चाहता है कि बजरी हमारे पास 8 शेयर्स हों, सैंड की रेत की जो शेयर्स होंगे वो 5 हों, रेत की मकदार वो 5 हो, सीमेंट की मकदार हमारे पास 3 हो। तो वो कंट्रैक्टर ये चाह रहा है कि कंक्रीट इस तरह से तैयार की जाए कि उनकी रेशोज़ 8:5:3 हो। ही यूज़ 48,000 LB यानी 48,000 पाउंड ऑफ मिक्सचर इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। आपने पहले टोटल मिक्सचर लिख लिया, 48,000 यहाँ पे आ गया। इसके बाद टोटल रेशो लिख ली जो कि यहाँ पे हमें दे दी गई है 8:5:3 जो कि आ रही है। सम ऑफ रेशो आ रहा है आपके पास 16। ग्रेवल यानी बजेगी आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 48,000। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा सैंड। सैंड के लिए 5 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 48,000 दैट इज 1500। थर्ड के लिए हमें क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 48,000 जो कि आपके पास आंसर आ रहा होगा 9,000। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये वैसा ही है, कह रहे जी एक फार्मर है जिसके पास 840 एकड़ लैंड है जो कि 4 के दरमियान वो डिवाइड करना चाह रहा है। रेशोज़ आपको दे दिए हैं 5:4:3:2। पहले टोटल एकड़ लिख लें या टोटल लैंड लिख लें, दैट इज़ 840 जो कि मुझे यहाँ से मिल जाएगी। रेशोज़ लिख ली जो कि मुझे यहाँ से मिल रही है। लिखने के बाद मैंने कहा सम ऑफ रेशोज़ निकाल लें। सम ऑफ रेशोज़ निकाली, वो आ रही हैं 14। अब पहला क्वेश्चन कैसे होगा, 5 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 840। तो लैंड यूज फॉर राइस 5 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 840 दैट इज़ 3,000 एकड़। फिर 4 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 840 दैट इज़ 240 एकड़। थर्ड के लिए हमें करना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 840 दैट इज़ 180। फोर्थ के लिए हमें ये करना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 840 तो आंसर आ रहा है 140 एकड़। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि एक दूध वाला है जो कि दूध की मकदार मिल्क विद वाटर, दूध में पानी इस रेशो में मिला रहा है। अब उसने क्योंकि पहले मिल्क कहा तो जो पहली टर्म दी गई है वो मिल्क की क्वांटिटी है, जो बाद की रेशो दी गई है वो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान में रखना है कि मिल्क विद वाटर का है तो पहले वाली आपके पास मिल्क है, सेकेंड वाली आपके पास वाटर होगी। अब अगर हम इसे लेके चलें, ही हैज़ 81 लीटर ऑफ मिक्स मिल्क, उसके पास मिलावट वाला दूध जो है वो 81 लीटर है। वो मैंने यहाँ से देख के लिख लिया 81 लीटर, तो मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास रेशोज़ ऑफ मिल्क आ रही है 7:2, उसे मैंने यहाँ पे लिख लेना है
इसके बाद सम ऑफ रेशियोज निकाली है 7 + 2 दैट विल बी 9। प्योर मिल्क की हमें मांगी गई है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। सिर्फ प्योर मिल्क की क्वांटिटी को मांगा गया है, तो पहले वाली रेशियो जो थी वो प्योर मिल्क की थी, दैट वाज 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 81 लीटर, तो आपके पास आ रहा है आंसर 63 लीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर आर प्रोपोर्शन। दोबारा से वही बात कि तीनों रेशियोज एक ही जगह दे दी गई हैं। इफ़ द पैरामीटर इज 360, पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों साइड का सम है 360 के बराबर। वो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। पैरामीटर मैंने यहाँ से देख के लिख लिया, पैरामीटर मुझे गिवन है 360 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद मैंने रेशियोज लिख ली 4:5:6, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसके बाद मैंने सम ऑफ रेशियोज निकाला, दैट इज़ 4 + 5 + 6 विल बी 15। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड किस तरह आएगी, 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 360, दैट विल बी 96 सेंटीमीटर। सेकेंड के लिए मैंने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 360, दैट इज़ 120 सेंटीमीटर। और थर्ड के लिए 6 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 360, दैट इज़ 144 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अगर अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। पहली दो बंदों के दरमियान रेशियो दे दी गई है। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड एंड 1/4 शेयर, यानी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ चुका है। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाएगा, यू हैव टू टेक कॉमन डिनोमिनेटर, या यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दैट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट इज 3:2, देन शेयर ऑफ ए एंड बी इज। अब इसकी मिसाल उसी तरह से है कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो आपके पास एक कुर्बानी में 3 हिस्से होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि आपके हिस्से कितने होते हैं, तो जब आप कुर्बानी करते हो तो एक हिस्सा होता है आपका, एक होता है गरीबों का, एक होता है रिश्तेदारों का। तो आपके हिस्से में कितना गोश्त आ रहा है, वो आ रहा है 1:3। तो यहाँ पे वही मिसाल अगर ली जाए तो कह रहा था 3:2 है ए और बी के दरमियान रेशियोज, यानी एक के पास 3 हिस्से हैं और एक के पास 2 हिस्से हैं। तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 3/5, क्योंकि पहले के पास 3 हिस्से हैं। टोटल कितने हैं, 5 हिस्से हैं, क्योंकि 3 + 2 विल बी 5। और दूसरे के पास कितने हिस्से हैं, टोटल के 2 हिस्से। टोटल कितने हिस्से हैं, 2, तो 2/5 यहाँ पे आ जाएगा। तो शेयर ऑफ ए एंड बी आर 3/5 और दूसरे की आ गई 2/5। व्हेन सी एडमिटेड देन द रेशियो इज, जब सी ने एडमिट किया तो उनके दरमियान रेशियो थी 3/5, रेशियो 2/5, रेशियो 1/4। तीनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ रहा होगा 20। तो अब हमने ये करना है कि जब आप एलसीएम ले रहे थे तो यहाँ पे आपने लिखा होगा 5, यहाँ पे भी आपके पास आ गया 5, और यहाँ पे आपके पास आ गया 4। अब आपने स्टार्ट किया 2 से, 5 एज इट इज लिखा गया। तो 2 2 होता है, अगेन इसी तरह चलेगा, 2 पे डिवीजन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वैसे ही लिखा जाएगा, ये भी 5 वैसे ही आएगा। जितनी भी तीनों डिनोमिनेटर होंगे वो आपने एज इट इज लिख लेना है। 2 1 2 होता है। फिर हमने ये करना है 5 पे डिवीजन करें तो 5 1 5 होता है। तो ये यहाँ पे एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम निकालने के लिए आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 5। तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज
20। तो जो हमारे पास एलसीएम आ गया है वो है 20। 2 इंटू 2 इंटू 5 कहाँ आया? 2 ये रहा, दूसरा 2 ये रहा और तीसरा 5 ये रहा। तो आंसर आ रहा है आपके पास 20। अब आपने करना यह है, इस 20 को 5 पे डिवाइड करना है, तो आंसर चेक करना है कि आंसर क्या आता है। तो मैं पहले इसे रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड पे कि हमारे पास जो एलसीएम आया था दैट वाज, एलसीएम जो आपके पास आया है वो है 20 के बराबर। अब मैं 20 को पहली टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ। पहली टर्म क्या है आपके पास? 5, तो आंसर आता है 4। 20 को जब 5 पे डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 4। तो पहली फ्रैक्शन को आपने 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, मैंने पहले फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया। फिर सेकेंड टर्म की बात करते हैं। तो सेकेंड फ्रैक्शन के नीचे आपके पास लिखा है 5। 20 को 5 पे डिवाइड करो, आंसर फिर आता है 4। तो मैंने सेकेंड फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब थर्ड टर्म की जब हम बात करें तो थर्ड टर्म आपके पास आ रही है 4। जब मैं 20 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 5। तो मैं इस 5 से थर्ड टर्म को, थर्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि कॉमन डिनोमिनेटर यानी एलसीएम बन जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों के नीचे आ जाएगा 3 4 आपके पास आ रहा है 12, 5 4 आ गया 20, तो ये आ गया 12 और 20। यहाँ 2 4 आ रहा है 8 और 5 4 है 20। 1 इंटू 5 आ रहा है 5 और 4 इंटू 5 आ जाएगा 20। यानी रेशोज आ गई हैं हमारे पास 12:8:5, क्योंकि ये इक्वलेंट रखते हुए, इक्वलेंट डिनोमिनेटर रखते हुए हमने निकाली है। तो सिर्फ आप 12:8:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख दोगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमिलर होगा, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोबारा वही बात कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए और डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं हो तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रॉफिट भी दे दिया गया है, दैट इज़ 1,68,000। तो कह रहा है कि जी इस 1,68,000 को चारों बंदों में इक्वल डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले आप कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हो। कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए वही बात, आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो आपके पास इसका एलसीएम आ रहा है, जब आप इसका एलसीएम लेने जा रहे हो उसी तरह से जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 60, तो मैंने ये करना है 60 एलसीएम आ गया मेरे पास। अब मैंने फर्स्ट टर्म है मेरे पास 4 को 60 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 15। मैंने पहली फ्रैक्शन को 1/4 को 15 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर जब मैं सेकेंड टर्म की बात करता हूँ तो सेकेंड मेरे पास आ रहा है 3। मैंने 60 को डिवाइड किया 3 पे तो आंसर आता है 20। तो मैंने सेकेंड फ्रैक्शन को 20 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर थर्ड टर्म की बात करता हूँ। थर्ड टर्म मेरे पास लिखी हुई है, अगर मैं तो यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करूँ, थर्ड टर्म मेरे पास लिखी हुई है 5। मैं जब 60 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 12। मैंने 12 से थर्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब फोर्थ टर्म निकालने जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है, ये है 12। तो जब 60 को 12 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है 5। मैंने फोर्थ टर्म को 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे जब डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास आंसर में एलसीएम बन जाएगा, दैट इज 60।
ऊपर हमारे पास रेशोज आ गई हैं 15:20, रेशो 24, रेशो 25। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जब रेशोज लिखते हो तो वो नीचे वाले डिनोमिनेटर यानी नहीं लिखे जाएंगे, फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म नहीं लिखी जाएगी। रेशोज आ गई हैं 15:20, रेशो 24, रेशो 25। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो चारों टर्म को डिवाइड कर रहा हो या चारों के टेबल में आ रहा हो, चारों नंबर किसी एक टेबल में आ रहे हो, तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती। फर्दर मूव करेंगे, सम ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशोज निकाल लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सेकंड मेथड किया था, 15 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 1,68,000, फिर हमारे पास आएगा 1,68,000। उसके बाद हमारे पास फिर हमने 20 को 84 से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 1,68,000 से। उसके बाद जब आप थर्ड टर्म निकालने जाओगे, थर्ड टर्म में आपको वही काम दोबारा रिपीट करना है, 24 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 1,68,000। फिर इसी तरह जब आप फोर्थ टर्म निकालने जाओगे तो फोर्थ टर्म के लिए हमने 25 को डिवाइड करना है 84 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 1,68,000 पे, तो हमारे पास वो फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट शेयर हमारे पास आ रहा है 30,000, सेकंड शेयर आ रहा है 40,000, थर्ड शेयर आ रहा है 48,000 और फिर फोर्थ शेयर आ रहा है हमारे पास 50,000। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह सॉल्व होगा। कह रहा है 3 मिल्क मैन मिक्सेस वाटर मिल्क विद वाटर इन द रेशियो फर्स्ट मिल्क मैन रेशो 7:1। अगर उसके पास 7 कप दूध है या 7 लीटर दूध 8 लीटर दूध है तो उसमें वो 7 कप मिल्क डाल रहा है और 1 कप पानी डाल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये आ जाएगा 1:7। किस हिसाब से वो पानी की मिकदार रख रहा है कि अगर टोटल उसके पास 7 कप दूध था तो उसने 1 कप पानी मिलाया है। अगर सेकेंड मिल्क मैन की अगर बात करें तो यहाँ पे 9:2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि 9 कप अगर उसके पास दूध था तो उसने 2 कप उसमें पानी मिला दिए। थर्ड की जब हम बात करते हैं तो वो भी इसी तरह है कि हमारे पास अगर उसके पास 10 कप दूध था तो उसमें 1 कप उसने पानी मिला दिया। कह रहे जी सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट कौन है, तो पहले हमने लिख लिया 7:1, यानी 7:1 को मैं लिख सकता हूँ 1/7। सेकेंड में लिख सकता हूँ 9/2, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2:2/9। थर्ड हमारे पास गिवन है 10:1, मैं इसे लिख सकता हूँ 1:10 क्योंकि मैं पानी की मिकदार में देख रहा हूँ। तो पानी कितना मिला रहे थे 1/10, टोटल दूध में 1 कप। पहले में हमारे पास 7 कप थे तो उसमें 1 कप दूध पानी था, दूसरे में 9 कप दूध था तो उसमें 2 कप पानी था, तीसरे में हमारे पास 10 कप दूध थे तो उसमें 1 कप पानी था, इसलिए 1/7, 2/9, 1/10। ठीक है, तो टोटल दूध की नहीं बात कर रहा, वो सिर्फ मिल्क की बात कर रहा है, तो वो हमने मिकदार यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद अब क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों रेशियोज को पहले कंबाइन करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो 630 आता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ एलसीएम हमारे पास आ रहा है 630 एलसीएम आ रहा है। पहला डिनोमिनेटर है हमारे पास 7 पे जब डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 90। तो 90 से पहली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सेकंड फ्रैक्शन के लिए हमने 9 पे जब डिवाइड किया 630 को, 630 क्या है हमारे पास एलसीएम है, तो आंसर आता है 70। मैंने 70 से सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। थर्ड टर्म जब मैं निकालने जा रहा हूँ तो 630 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 10 से तो आंसर आता है मेरे पास 63। मैंने 63 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया थर्ड फ्रैक्शन से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 90:1, 40:63। अब पहला बंदा 630 लीटर दूध में 90 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा बंदा 630 लीटर दूध में 140 लीटर पानी मिलाता है, तीसरा बंदा 630 लीटर दूध में
63 लीटर पानी मिला रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट कौन हुआ? जो सबसे ज़्यादा पानी मिला रहा है, दैट इज़ 140. सो सेकेंड मिल्कमैन इज मोस्ट dishonest as his ratio is greater.